हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो आज हम पढ़ेंगे वो एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए यूनिट 6 पढ़ेंगे। यूनिट 6 में भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था दी गई है। तो आज फ्रेंड्स ये हमारा पहला टॉपिक होगा जिसमें हम मध्य प्रदेश एक आर्थिक परिदृश्य टॉपिक है हमारा, और भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स ये लेक्चर हमारा निर्माण आईएएस की बुक से होगा। आप चाहें तो निर्माण आईएएस की बुक को भी रेफर कर सकते हैं या आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का क्या है? व्यवहारिक पक्ष है। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार से संबंधित सभी क्रियाकलाप आते हैं। तो अर्थव्यवस्था जो है वो अर्थशास्त्र का क्या है? व्यवहारिक पक्ष है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग और वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार से संबंधित सभी क्रियाकलाप आते हैं। अर्थव्यवस्था के माध्यम से एक निश्चित क्षेत्र या देश में रहने वाले लोग अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था की भांति मिश्रित व्यवस्था का क्या है? प्रकार है। तो हमने क्या पढ़ा कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था की भांति मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रकार है, जिसमें सरकार व्यापार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा समाज के वंचित एवं पिछड़े वर्ग का कल्याण, इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करने में क्या होती है? सक्षम होती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार व्यापार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा समाज के वंचित एवं पिछड़े वर्ग का कल्याण, इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करने में क्या होती है? सक्षम होती है। मध्य प्रदेश एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। तो ध्यान रखना है हमें कि मध्य प्रदेश जो है एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? जिसमें सरकार व्यापार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के वंचित एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण, इन दोनों उद्देश्यों की क्या करती है? पूर्ति करने में सक्षम होती है। मध्य प्रदेश एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है जहां कृषि एवं पशुपालन कार्यों को सह अस्तित्व पाया जाता है। तो जहां पे कृषि एवं पशुपालन कार्यों का क्या पाया जाता है? सह अस्तित्व पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार से है। तो स्थिति की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। तो ध्यान रखना है हमें कि भारत के कुल क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश कितना है? 9.38% है। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है और प्रथम स्थान पर कौन है? राजस्थान है। तो हमने स्थिति देखी कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है और प्रथम कौन है? राजस्थान है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7,26,26,809 है। जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश देश में 5वें स्थान पर है। तो जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर। हमने क्या देखा था कि क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश देश के दूसरे स्थान पर है, और वहीं पर अगर हम जनसंख्या के आधार पर देखते हैं तो जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश देश में 5वें स्थान पर है। इसके बाद अब हम बात करते हैं किसमें? जीडीपी में स्थिति के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में देखते हैं? अब हम जीडीपी में देखते हैं। तो जब हम जीडीपी में देखें तो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत जो है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जबकि मध्य प्रदेश देश में 9वें स्थान पर है। तो अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जबकि मध्य प्रदेश का देश में 9वें स्थान पर है। जीडीपी विकास दर की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में चौथे स्थान पर है। तो अगर हम जीडीपी, हमने क्या देखा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और मध्य प्रदेश की रैंकिंग कितनी है इंडिया में? तो 9वीं है। और जीडीपी विकास दर की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। मध्य प्रदेश अब सर्वाधिक विकास दर वाला राज्य बन गया है, जो देश की अर्थव्यवस्था में 4.6% क्या करता है? योगदान देता है। तो मध्य प्रदेश, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश जीडीपी विकास दर की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में चौथे स्थान पर है, और मध्य प्रदेश अब सर्वाधिक विकास दर वाला राज्य बन गया है, जो देश की अर्थव्यवस्था में 4.6% क्या करता है? योगदान देता है। वित्तीय वर्ष जनवरी से दिसंबर की घोषणा करने वाला देश का प्रथम राज्य है। तो वित्तीय वर्ष जनवरी से दिसंबर की घोषणा करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है।
इसके बाद अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की जीडीपी में स्थिर भावों पर वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमान के अनुसार वृद्धि दर निम्नलिखित है। तो मध्य प्रदेश की जीडीपी में अगर हम देखें तो स्थिर भावों पर वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमान के अनुसार वृद्धि दर जो है वो इस तरीके से है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत है, तो प्राथमिक क्षेत्र में 5.24% है, द्वितीय क्षेत्र में 5.42% है और तृतीय क्षेत्र में 9.99% है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कितनी है, तो प्राथमिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश की जीडीपी स्थिर भावों पर जो अगर हम बात करें तो 5.24% है, द्वितीय क्षेत्र में 5.42% है और तृतीय क्षेत्र में 9.99% है। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन अगर देखें तो मध्य प्रदेश में अनुमानित बजट 2024 में कुल रुपए 348 लाख करोड़, जबकि अंतरिम बजट रुपए अगर बात करें तो 1,45,229 करोड़ है। तो मध्य प्रदेश में अनुमानित बजट 2024 में कुल कितना है, तो 348 लाख करोड़, जबकि अंतरिम बजट जो है वो कितना है, तो अंतरिम बजट 1,45,229 करोड़ है। वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2021-22 की तुलना में प्रचलित भावों पर 16.43% तथा स्थिर भावों पर 7.06% की क्या हो रही है, वृद्धि है रही है। तो हमने क्या देखा, हमने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का क्या कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश में अनुमानित बजट कितना देखा है 2024 में, तो कुल कितना है 348 लाख करोड़ है। अंतरिम बजट कितना है, तो 1,45,229 करोड़ रुपए है। वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2021-22 की तुलना में प्रचलित भावों पर 16.43% तथा स्थिर भावों पर 7.06% की क्या रही है, वृद्धि रही है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सकल घरेलू उत्पाद अगर हम बात करें उसमें अगर हम बात कर रहे हैं किसमें, 2021-22 की तुलना में प्रचलित भावों पर, हम बात कौन से वर्ष की तुलना कर रहे हैं, 21-22 की, तो प्रचलित भावों पर 16.43% तथा अगर हम बात करें स्थिर भावों पर तो 7.06% की हमको क्या देखने को मिली है, वृद्धि। तो 21-22 की तुलना में अगर हम प्रचलित भावों पर तुलना कर रहे हैं तो हमको 16.43% की और स्थिर भावों पर 7.06% की हमको क्या देखने को मिली है, वृद्धि देखने को मिली है। इसके बाद आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर भावों पर मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में 7.06% वृद्धि दर का अनुमान है। औद्योगिक विकास दर जो है वो कितनी है, 24% है। तो अगर हम आधार वर्ष किसको ले रहे हैं, 2011-12 के स्थिर भावों पर मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में 7.06% वृद्धि दर का क्या है, अनुमान है। औद्योगिक विकास दर कितनी है, 24% है। बाद हम देखते हैं आधार वर्ष के स्थिर भावों पर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 3,15,562 करोड़ रुपए था। तो आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर भावों पर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद कितना था, 3,15,562 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2021-22 एवं 22-23 में बढ़कर कितना हो गया है, 6,689 करोड़ एवं 6,43,124 करोड़ रुपए होने का क्या है, अनुमान है। जो आधार वर्ष से अगर हम बात करें, मतलब 2011-12 से अगर हम बात करें तो क्रमशः 90.36 मतलब 21-22 में एवं 103.80% अधिक है, जबकि वर्ष 2022-23 के चालू भाव पर सकल घरेलू उत्पाद जो था वो कितने करोड़ रुपए है, 13,22,821 करोड़ रुपए है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भावों पर वर्ष 2022-23 अग्रिम के दौरान विगत वर्ष से प्राथमिक क्षेत्र में 5.24%, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में क्रमशः 5.42% और 9.99% की हमको क्या देखने को मिली है, वृद्धि अनुमानित रही है। तो हमें ध्यान रखना है, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत, 5.24%, द्वितीयक में 5.42% और तृतीय क्षेत्र में 9.99% की वृद्धि जो है वो क्या है, अनुमानित रही है।
तो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भावों पर वर्ष 2022-23 अग्रिम के दौरान विगत वर्ष से, मतलब पिछले वर्ष से, प्राथमिक क्षेत्र में 5.24%, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में, अगर हम द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो 5.42% और तृतीय क्षेत्र में 9.99% की वृद्धि जो है वो क्या है, अनुमानित रही है। इसके बाद मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा मध्य प्रदेश उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्धारित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का जो राजकोषीय घाटा है वो मध्य प्रदेश उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत क्या होता है, निर्धारित होता है। तो मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा किसमें निर्धारित होता है? मध्य प्रदेश उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्धारित होता है। इसके बाद अगला अगर हम पॉइंट देखें तो 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा 3% प्रस्तावित है एवं ऊर्जा क्षेत्र में अपेक्षित कतिपय सुधारों के करने पर अतिरिक्त 0.5% की सीमा स्वीकृत की जा सकेगी। तो 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा 3% क्या है, प्रस्तावित है और ऊर्जा क्षेत्र में अपेक्षित कतिपय सुधारों के करने पर अतिरिक्त 0.5% की सीमा क्या है, स्वीकृत की जा सकेगी। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.56% क्या है, अनुमानित किया गया है। तो मध्य प्रदेश में वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.56% क्या किया गया है, अनुमानित किया गया है। राज्य देखते हैं कि राजकोषीय समेकन की दिशा में प्रयासों के कारण ऋण जीएसडीपी अनुपात 2005 में 39.5% से घटकर 2022 में जीएसडीपी का 29% क्या हो गया है, पूरा हो गया है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रचलित भावों के आधार पर राज्य की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2021-22 में 1,21,594 रुपए से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 1,40,583 हो गई। तो हमें ध्यान रखना है, अगर हम किस भावों के आधार पर बात करें, प्रचलित भावों के आधार पर, तो प्रचलित भावों के आधार पर राज्य की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2021-22 में 1,21,594 रुपए से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 1,40,583 हो गई है, जो 15.62% की क्या करती है, वृद्धि दर्शाती है। तो हमें ध्यान रखना है, प्रचलित भावों के आधार पर राज्य की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिलती है, तो 15.62% की हमको क्या देखने को मिलती है, वृद्धि देखने को मिलती है। इसके बाद स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय 2011-12 में कितनी है? तो अगर हम बात करें स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय 2011-12 में 38,497 रुपए से बढ़कर 65,023 रुपए हो गई है, जो इस अवधि के दौरान 68.90% की वृद्धि दर्शाती है। तो हमने प्रचलित भावों में देखा था कि कितने प्रतिशत की वृद्धि है, 15.62% पे। यहाँ स्थिर कीमतों पे हम बात कर रहे हैं, तो स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय 2011-12 में 38,497 रुपए से बढ़कर 65,023 रुपए हो गया है, जो इस अवधि के दौरान 68.90% की वृद्धि को क्या करता है, दर्शाता है। तो इस तरीके से हमने देखा। अब हम बात करते हैं कृषि अथवा प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। तो मध्य प्रदेश सरकार को 2021 में 7वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और देश में मध्य प्रदेश को यह पुरस्कार सबसे ज़्यादा बार दिया गया है। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर 18.69% रही है। तो ध्यान रखना है हमें कि वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर कितनी रही है, 18.69% रही है। प्राथमिक क्षेत्र का अंश वर्ष 2011-12 में 33.85% था, जो वर्ष 2020 में 44.8% रहा है। तो प्राथमिक क्षेत्र का अगर हम अंश देखते हैं वर्ष 2011-12 में तो कितना था, 33.85% था, और जो कि वर्ष 2020 में 44.8% रहा है।
इसके बाद प्राथमिक क्षेत्र का जीवीए में द्वितीयक क्षेत्र से अधिक योगदान पिछड़ी अर्थव्यवस्था के परिचायक के रूप में देखा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र का जीवीए में द्वितीयक क्षेत्र से अधिक योगदान पिछड़ी अर्थव्यवस्था के परिचायक के रूप में क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश राज्य के सकल मूल्य वर्धन जीवीए में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 36.32% है। तो ध्यान रखना है हमें, वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश राज्य के सकल मूल्य वर्धन जीवीए में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा है, 36.32% है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में प्राथमिक क्षेत्र में विकास दर 5.24% है। तो ध्यान रखना है हमें कि वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में प्राथमिक क्षेत्र में विकास दर कितना है, 5.24% है। मध्य प्रदेश देश के खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के शीर्ष उत्पादक राज्यों में से एक है। यह देश के खाद्यान्न का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मध्य प्रदेश देश के खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के शीर्ष उत्पादक राज्यों में से क्या है, एक है। और यह देश के खाद्यान्न का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक है। तो हमें ध्यान रखना है कि देश के खाद्यान्न का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, मध्य प्रदेश राज्य है। मध्य प्रदेश भारत में सोयाबीन और उड़द का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो मध्य प्रदेश, अगर हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश भारत में सोयाबीन और उड़द का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो मध्य प्रदेश है। गेहूं, मसूर, मक्का तथा तिल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। तो ध्यान रखना है, सोयाबीन और उड़द सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। दूसरे स्थान में अगर हम बात करें तो गेहूँ, मसूर, मक्का और तिल, गेहूँ, मसूर, मक्का और तिल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश का अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का मसाला उत्पादन में चौथा, जबकि रेशम उत्पादन में तीसरा स्थान है। तो ध्यान रखना है हमें, मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है और रेशम उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश देश के सोयाबीन का 48.07%, चने का 37%, तिलहन का 25%, दालें 24% और कुल अनाज का 8% उत्पादन करता है। तो मध्य प्रदेश देश के सोयाबीन का कितना, तो मध्य प्रदेश देश के सोयाबीन का 48.07%, चने का 37%, तिलहन 25%, दालें 24% और कुल अनाज का 8% उत्पादन करता है। दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का तीसरे सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। तो ध्यान रखना है, दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश की कौन सी रैंकिंग है, थर्ड रैंकिंग है, तीसरा स्थान है। इसके बाद वर्ष 2020-21 में दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 591 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि देश में 444 ग्राम प्रतिदिन है। तो ध्यान रखना है, वर्ष 2020-21 में दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 591 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि देश में 444 ग्राम क्या है, प्रतिदिन है। मध्य प्रदेश का कुल अधिसूचित वन क्षेत्र 94.69 हजार वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 30.72% है। वनावरण की बात करें तो वनावरण की दृष्टि से देश में पहला सबसे बड़ा राज्य है। तो मध्य प्रदेश का कुल अधिसूचित वन क्षेत्र कितना है, तो मध्य प्रदेश का कुल अधिसूचित वन क्षेत्र 94.69 हजार वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 30.72% है। वनावरण की दृष्टि से देश में सबसे बड़ा क्या है, राज्य है। इसके बाद देश में प्रथम में अगर हम देखें तो दलहन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। तो अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में द्वितीय और कुल तिलहन उत्पादन में द्वितीय स्थान है। तो दलहन उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है और कुल खाद्यान्न उत्पादन में कितना, द्वितीय, और कुल तिलहन उत्पादन में भी द्वितीय स्थान है। वनों का राष्ट्रीयकरण करने में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो ध्यान रखना है हमें कि वनों का राष्ट्रीयकरण करने में मध्य प्रदेश का क्या है, प्रथम स्थान है। राज्य कृषि एवं मूल्य आयोग गठित करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है। तो राज्य कृषि एवं मूल्य आयोग गठित करने वाला मध्य प्रदेश जो है वो क्या है, प्रथम राज्य है। महासीर मछली के कृत्रिम प्रजनन में सफलता हासिल करने वाला प्रथम राज्य है। तो महासीर मछली के कृत्रिम प्रजनन में सफलता हासिल करने वाला कौन सा राज्य है, प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। एशिया का सबसे बड़ा दलहन
अनुसंधान केंद्र सीहोर जिले के अमलाहा में स्थापित होगा? तो एशिया का सबसे बड़ा दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ? सीहोर जिले के अमलाहा में स्थापित होगा। आगरमालवा जिले के सुसनेर क्षेत्र में विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य स्थापित है। तो ध्यान रखना है हमें, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि गौ अभ्यारण्य कहाँ है, आगरमालवा में है। तो आगरमालवा सालरिया गांव जिले के सुसनेर क्षेत्र में विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य क्या होगा, स्थापित है। इसके बाद किसानों के बैंक खातों में अनुदान, बोनस तथा अन्य राहत राशि सीधे जमा कराने वाला देश का पहला राज्य है। तो किसानों के बैंक खातों में अनुदान, बोनस तथा अन्य राहत राशि सीधे जमा कराने वाला मध्य प्रदेश जो है वो देश का क्या है, पहला राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कृषि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य है। तो कृषि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। देश में सबसे बड़ा तेंदुपत्ता व बीड़ी निर्माता राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। देश ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में स्थापित है। तो हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है कि देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ स्थापित है? उज्जैन में। भारत का पहला सोयाबीन वायदा बाजार जो है वो कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। तो हमें ध्यान रखना है कि भारत का पहला सोयाबीन वायदा बाजार जो है वो कहाँ पर है? इंदौर में है। देश की एकमात्र चाय अकादमी कहाँ पर है? तो देश की एकमात्र चाय अकादमी जो है ये कहाँ पर है? भोपाल में है। सरकारी खरीद में आरक्षण लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। तो सरकारी खरीद में आरक्षण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। सरकारी खरीद में आरक्षण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक अफीम उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश ही है। पशुओं की आबादी में संख्या के आधार पर प्रथम स्थान पर है, मतलब पशुओं की आबादी सबसे ज्यादा देखने को कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश अनाजों की किस्मों की मैपिंग करने वाला पहला राज्य है। तो ध्यान रखना है कि अनाजों की किस्मों की मैपिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं को यूनिक आईडी देने के मामले में देश में प्रथम स्थान पर रहा है कौन? मध्य प्रदेश। इसके बाद मध्य प्रदेश के दमोह जिले में प्रदेश की पहली राष्ट्रीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला खुलेगी। तो ध्यान रखना है हमें कि राष्ट्रीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ खुलेगी? तो राष्ट्रीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला जो है ये दमोह जिले में खुलेगी। लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। तो लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स में मध्य प्रदेश जो है वो कौन से स्थान पर रहा है? लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीयक अथवा उद्योग क्षेत्र के बारे में। तो द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण तथा विनिर्माण गतिविधियों को शामिल किया जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र में किसको शामिल किया जाता है? निर्माण और विनिर्माण गतिविधियों को शामिल किया जाता है, इंडस्ट्री से रिलेटेड शामिल किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 42.69% है। तो ध्यान रखना है हमें कि द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितना है? तो विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 42.69% है। निर्माण क्षेत्र का 39.94% है और बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं का योगदान 17.37% है। तो ध्यान रखना है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 42.69% है, निर्माण क्षेत्र का 39.94%, बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं का योगदान 17.37% है। इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र का अंश 2011-12 में 27.9% था, जो वर्ष 2020-21 में 19.47% रहा। तो द्वितीय क्षेत्र का अंश 2011-12 में कितना था? 27.9% था, जो वर्ष 2020-21 में 19.47% रहा। 2022-23 में औद्योगिक विकास दर जो थी वो कितनी है? 24% है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश को देश में 7वां स्थान है। तो हमें ध्यान रखना है ये कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 7वां स्थान है। द्वितीय क्षेत्र के अगर हम अंश की बात करें तो 2011-12 में 27.9% था, जो वर्ष 2020-21 में 19.47% रहा और 2022-23 में औद्योगिक विकास दर कितनी है? 24% है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। सूती कपड़ों के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का सूती कपड़ों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का 3रा स्थान है। सूती कपड़ों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कितना स्थान है? 3रा स्थान है। मध्य प्रदेश संपूर्ण नवकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के मामले में भारत में 8वें स्थान पर है। तो मध्य प्रदेश संपूर्ण नवकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के मामले में भारत में कौन से स्थान पर है? तो भारत में 8वें स्थान पर है।
ध्यान रखना है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 7वां स्थान है, सूती कपड़ों में तीसरा, और मध्य प्रदेश संपूर्ण नवकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के मामले में भारत में कौन सा स्थान है, तो 8वें स्थान पर है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्तमान में प्रदेश में पवन ऊर्जा क्षमता 15,404 मेगावाट है, जबकि भारत में कितनी है, तो भारत की बात करें तो 6,95,509 मेगावाट है। तो वर्तमान में प्रदेश में पवन ऊर्जा क्षमता, मतलब मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वर्तमान में अगर प्रदेश में पवन ऊर्जा क्षमता कितनी है, 15,404 मेगावाट, और वहीं भारत में अगर हम बात करें तो 6,95,509 मेगावाट है। वर्तमान में प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है, तो 61,660 मेगावाट है। तो वर्तमान में प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है, पवन ऊर्जा क्षमता हमने देखी 15,404 मेगावाट, और वर्तमान में प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है, तो 61,660 मेगावाट है, जबकि भारत में कितनी है, तो 7,48,990 मेगावाट है। तो हमने देखा इस तरीके से वर्तमान में प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षमता 61,660 मेगावाट और भारत में 7,48,990 मेगावाट है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वर्तमान में प्रदेश में बायोमास ऊर्जा क्षमता 1,364 मेगावाट है, जबकि भारत में 17,538 मेगावाट है। तो वर्तमान में प्रदेश में बायोमास ऊर्जा क्षमता कितनी है, तो बायोमास ऊर्जा क्षमता जो है वो 1,364 है और भारत में 17,538 मेगावाट है। मध्य प्रदेश 61,660 मेगावाट क्षमता के साथ देश में कुल सौर क्षमता का कितना है, 8.2% है। तो ध्यान रखना है हमें, अगर हम मध्य प्रदेश में बायोमास ऊर्जा क्षमता की बात करें तो 1,364 मेगावाट है, जबकि भारत में 17,538 मेगावाट है। और मध्य प्रदेश 61,660 मेगावाट क्षमता के साथ देश में कुल सौर क्षमता का कितना है, तो कुल सौर क्षमता का 8.2% है। राज्य में बिजली उत्पादन 28,000 मेगावाट क्षमता है। तो राज्य में बिजली उत्पादन कितना है, तो मध्य प्रदेश राज्य में बिजली उत्पादन 28,000 मेगावाट क्षमता है। बायोगैस से बिजली उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो हमें ध्यान रखना है कि बायोगैस से बिजली उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। सौर ऊर्जा से संचालित देश की पहली इको फ्रेंडली टेलीफोन एक्सचेंज 4 जनवरी 2012 से भोपाल में शुरू हुई है। तो सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला इको फ्रेंडली टेलीफोन एक्सचेंज 4 जनवरी 2012 से भोपाल में क्या हुआ, शुरू हुआ। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन 100% सौर ऊर्जा संचालित इमारत बन गई। तो ध्यान रखना है, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन 100% सौर ऊर्जा संचालित क्या बन गई है, इमारत बन गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो सागर जिले के बीना रिफाइनरी परिसर में प्रधानमंत्री मोदी ने एथिलीन क्रैकर परियोजना, बीपीसीएल पेट्रोकेमिकल परियोजना की नींव रखी। इसमें एथिलीन क्रैकर कॉम्प्लेक्स और डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल संयंत्र की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। तो सागर जिले के बीना रिफाइनरी परिसर में प्रधानमंत्री मोदी ने एथिलीन क्रैकर परियोजना की नींव रखी है। इसमें एथिलीन क्रैकर कॉम्प्लेक्स और डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल संयंत्र की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो रीवा सोलर मेगा पार्क को विश्व बैंक द्वारा प्रेसिडेंसी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो रीवा सोलर मेगा पार्क को विश्व बैंक द्वारा प्रेसिडेंसी अवार्ड से भी क्या किया गया है, सम्मानित किया जा चुका है। खनिज संपदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत के 8वें प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में से क्या है, एक है। तो अगर हम खनिज संपदा की दृष्टि से देखते हैं तो मध्य प्रदेश भारत के 8वें प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में से क्या है, एक है। तो अगर खनिज संपन्नता की हम बात करें तो मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या है देश में, तो 8वीं है। देश के कोयला भंडार में मध्य प्रदेश का हिस्सा 8.30% है। तो ध्यान रखना है कि देश के कोयला भंडार में मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है, तो 8.30% है। लौह अयस्क एवं बॉक्साइट के उत्पादन में क्रमशः पंचम एवं षष्ठम स्थान है। मतलब लौह अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है और बॉक्साइट के उत्पादन में मध्य प्रदेश का 6th स्थान है, 6ठी रैंकिंग है। तो लौह अयस्क में पंचम रैंकिंग पे है और बॉक्साइट में 6th रैंकिंग पर है। रॉक फॉस्फेट एवं चूना पत्थर के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि देश के कोयला भंडार में मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है, 8.30% है। लौह अयस्क में 5वां स्थान है, बॉक्साइट में 6ठा है। रॉक फॉस्फेट और चूना पत्थर के उत्पादन में कौन सा स्थान है, मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। मध्य प्रदेश रक्षा क्षेत्र के उत्पादन में भी अग्रणी राज्य है। रक्षा क्षेत्र के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश क्या है, अग्रणी राज्य है। राज्य में 6 आयुध कारखाने हैं।
तो मध्य प्रदेश में कितने मतलब 6 आयुध कारखाने कितने हैं? 6 हैं, जिसमें से 4 जबलपुर में है और एक जो है वो कटनी और एक जो है वो कहाँ पर है? इटारसी में है। तो जबलपुर में कौन-कौन से आयुध कारखाने हैं? व्हीकल फैक्ट्री है, ग्रे आयरन फाउंड्री, गन कैरेज फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में है। तो ध्यान रखना है, व्हीकल फैक्ट्री, ग्रे आयरन फाउंड्री, गन कैरेज फैक्ट्री और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये सारी फैक्ट्रियां कहाँ पर है? जबलपुर में स्थित है, और एक कटनी में है और एक कहाँ पर है? इटारसी में स्थित है। ये कारखाने आयुध बोर्ड द्वारा चलाए जाते हैं, जो भारतीय सशस्त्र सेना के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार करते हैं। पीथमपुर में एक ग्रीन फील्ड सेज स्थापित किया गया है। तो पीथमपुर में क्या स्थापित किया गया है? ग्रीन फील्ड सेज स्थापित किया गया है। छिंदवाड़ा में एक बहुउद्देशीय SEZ प्रस्तावित किया गया है। सेज प्रस्तावित है कहाँ पे? छिंदवाड़ा में। और इंदौर में राज्य के हीरा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक रत्न और ज्वेलरी पार्क भी प्रस्तावित है। तो ध्यान रखना है हमें कि पीथमपुर में एक ग्रीनफील्ड सेज स्थापित की गई है, छिंदवाड़ा में एक बहुउद्देशीय सेज प्रस्तावित है और इंदौर में राज्य के हीरा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक रत्न और ज्वेलरी पार्क भी क्या है? प्रस्तावित है। टीकमगढ़ हीरा उत्पादक जिलों में क्या होगा? शामिल होगा। तो टीकमगढ़ को क्या किया जाएगा? हीरा उत्पादक जिलों में क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो स्टार्टअप रैंकिंग में मध्य प्रदेश को लीडर कैटेगरी में अवार्ड मिला है। स्टार्टअप रैंकिंग में मध्य प्रदेश को लीडर कैटेगरी में क्या दिया गया है? अवार्ड दिया है। इंदौर को स्टार्टअप सिटी घोषित किया गया है। राष्ट्रीय उपलब्धि इंडेक्स वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश को देश में 5वां स्थान मिला है। तो ध्यान रखना है, राष्ट्रीय उपलब्धि इंडेक्स वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो 5वां स्थान मिला है। इंदौर को स्टार्टअप सिटी घोषित किया गया है। स्टार्टअप रैंकिंग में मध्य प्रदेश को लीडर कैटेगरी अवार्ड दिया गया है। इसके बाद देश में प्रथम अगर हम देखें तो वित्तीय वर्ष 2021-22 के उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार हीरा, ताम्र अयस्क और मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में देश में क्या है? प्रथम स्थान है। तो मध्य प्रदेश की रैंकिंग अगर हम बात करें तो हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश की रैंकिंग कौन सी है? फर्स्ट है। ताम्र अयस्क में कौन सी है? फर्स्ट है। और मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश का कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। तो ध्यान रखना है, हीरा, ताम्र अयस्क और मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में देश में क्या है? प्रथम स्थान पर है। देश का पहला सोलर पार्क, तो देश का पहला सोलर पार्क कहाँ स्थापित है? तो देश का पहला सोलर पार्क राजगढ़ जिले में क्या है? स्थापित हुआ है। देश में सर्वाधिक पवन चक्कियां जो है मध्य प्रदेश में है। तो देश में सर्वाधिक पवन चक्कियां कहाँ पर है? तो ध्यान रखना है हमें कि देश में सर्वाधिक पवन चक्कियां जो है वो मध्य प्रदेश में, और देश का पहला सोलर पार्क राजगढ़ जिले में स्थापित हुआ है। इसके बाद मध्य प्रदेश में देश का पहला कार्गो हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में देश का पहला कार्गो हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का कसई गांव और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बायोमास संयंत्र द्वारा उत्पादित बिजली से प्रकाशित होने वाला देश का पहला गांव है। तो ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का बैतूल जिले का कसाई गांव गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बायोमास संयंत्र द्वारा उत्पादित बिजली से प्रकाशित होने वाला देश का पहला क्या है? गांव है। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पार्क परियोजना ओमकारेश्वर में क्या है? स्थापित है। तो विश्व की बात कर रहे हैं हम, विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पार्क परियोजना जो है वो कहाँ पर है? ओमकारेश्वर में स्थापित है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा 1400 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट मुरैना के बहरारा मंदिर की पहाड़ियों पर स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना 2025 तक होगी। तो एशिया की हम बात करें, एशिया का सबसे बड़ा 1400 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट, कौन सा? 1400 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट एशिया का सबसे बड़ा कहां पर? मुरैना के बहरारा मंदिर की पहाड़ियों पर स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना 2025 तक होगी। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं, देश का पहला यूनिट मॉल उज्जैन में प्रस्तावित, जिसमें एक जिला एक उत्पाद GI टैग व हस्तशिल्प उत्पादों को क्या किया जाएगा? प्रदर्शित किया जाएगा। तो देश का पहला यूनिटी मॉल कहां पे? यूनिटी मॉल जो है वो उज्जैन में प्रस्तावित, जिसमें एक जिला एक उत्पाद GI टैग व हस्तशिल्प उत्पादों को क्या किया जाएगा? प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश वर्ष 2021-22 में 100% लक्ष्य प्राप्त कर देश में प्रथम स्थान पर रहा है। तो ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश को क्या मिला है? मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान दिया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित विद्युत मंडल देश का पहला विद्युत मंडल है। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित जो विद्युत मंडल है वो देश का क्या है? पहला विद्युत मंडल है। मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य
राज्य है जिसने प्रत्येक जिले में उद्योग केंद्र स्थापित किए हैं? तो मध्य प्रदेश देश का क्या है, प्रथम राज्य है जिसने प्रत्येक जिले में उद्योग केंद्र क्या किए हैं, स्थापित किए हैं। इसके बाद अब हम तृतीय क्षेत्र के बारे में या सेवा क्षेत्र के बारे में देखते हैं। सेवा क्षेत्र का योगदान पिछले वर्षों की तुलना में कुछ प्रतिशत क्या रहा है, कम रहा है। तृतीय क्षेत्र का अंश तृतीय क्षेत्र का अंश वर्ष 2011-12 में 39.06% था, जो 2020-21 में 33 क्या रहा, 55 रहा। तो तृतीय क्षेत्र का अंश वर्ष 2011-12 में 39.6% था, जो 2020-21 में 33 कितना, 55 रहा है। इसके बाद हम देखें तो प्रथम और चलित टेलीफोन एक्सचेंज मध्य प्रदेश के अमोल पाटा शिवपुरी में है। तो प्रथम और चलित टेलीफोन एक्सचेंज मध्य प्रदेश के अमोल पाटा शिवपुरी में है। देश का पहला मोबाइल बैंक स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर में स्थापित किया गया है। तो देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है, तो जबलपुर में स्थापित किया गया है। इंदौर शहर के फूड स्ट्रीट को FSSAI द्वारा क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया गया है। तो इंदौर शहर के फूड स्ट्रीट को FSSAI द्वारा क्लीन स्ट्रीट फूड हब का क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं कि मध्य प्रदेश साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। रीवा में 10 दिसंबर 2022 को झांसी को रांची से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 39 पर मोहनिया सुरंग, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग का उद्घाटन किया गया। यह ऑप्टिकल फाइबर युक्त टनल है। यह बाणसागर नहर के नीचे स्थित है। तो रीवा में 10 दिसंबर 2022 को झांसी को रांची से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 39 पर मोहनिया सुरंग, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग है, उसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। यह ऑप्टिकल फाइबर युक्त टनल है, बाणसागर के नीचे क्या है, यह स्थित है। सोलर सिटी विश्व धरोहर स्थल सांची ग्राम नागौरी देश की प्रथम सोलर सिटी का 6 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया। इस संयंत्र से 13,747 टन तक कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। तो सोलर सिटी विश्व धरोहर स्थल सांची ग्राम नागौरी में देश की प्रथम सोलर सिटी का 6 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा क्या किया गया, लोकार्पण। इस संयंत्र से 13,747 टन तक कार्बन उत्सर्जन में क्या आएगी, कमी आएगी। इसके बाद हम गरीबी एवं बेरोजगारी देखते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया है। तो मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक हमको क्या देखने को मिला है, सुधार देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की जनसंख्या का अनुपात कितना है, 31.65% है, जो राष्ट्रीय स्तर पर 21.92% से काफी अधिक है। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की जनसंख्या का अनुपात कितना है, 13.65% है। वहीं पे अगर हम भारत की बात करते हैं या राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं तो 21.92% है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। तो गरीबी सूचकांक जो निकाला जाता है नीति आयोग के, तो नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है, कुल कितना, 37%। और अगर हम बात करें तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर कौन है, बिहार, द्वितीय स्थान पर झारखंड और तृतीय स्थान पर कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। तो हमने देखा कि नीति आयोग जो गरीबी सूचकांक निकालती है उसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। सबसे ज्यादा गरीब कहाँ रहते हैं, तो मतलब ये बिहार में, फिर इसके बाद झारखंड और फिर गरीबी सूचकांक में तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और चौथे स्थान पर कौन है, मध्य प्रदेश। इसके बाद बेरोजगारी मध्य प्रदेश में मौसमी, प्रच्छन्न, घर्षणात्मक, शिक्षित एवं संरचनात्मक सभी स्तरों पर बेरोजगारी पाई जाती है। तो बेरोजगारी जो है वो मध्य प्रदेश में मौसमी, प्रच्छन्न, घर्षणात्मक, शिक्षित एवं संरचनात्मक सभी स्तरों पर बेरोजगारी पाई जाती है। CMI की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रेजुएट ज्यादा बेरोजगार, जबकि 5वीं तक पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी दर जो है वो क्या है, कम है। तो CMI की रिपोर्ट आई है, उसमें क्या कहा गया कि मध्य प्रदेश में ग्रेजुएट
ग्रेजुएट ज़्यादा बेरोजगार, जबकि 5वीं तक पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी दर कम है। लोगों को आवास की गारंटी देने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने बेरोजगारी भत्ता देने की क्या की है? व्यवस्था की है। अब हम बात करते हैं मानव संसाधन विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित रिपोर्ट के बारे में। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के तुलनात्मक विश्लेषण के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सूचकांक में 28 राज्यों में से प्रदेश का कौन सा स्थान है? 23वां स्थान है। तो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के तुलनात्मक विश्लेषण के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सूचकांक में, किसमें? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सूचकांक में 28 राज्यों में से प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 28 राज्यों में से प्रदेश का 23वां स्थान है। जनगणना 2011 में देश एवं प्रदेश की साक्षरता क्रमशः 73.0 और एवं 69.3% है। जनगणना 2011 में देश एवं प्रदेश की साक्षरता, देश एवं प्रदेश की, तो देश की कितनी है? तो देश की साक्षरता दर कितनी है? 73 है। और मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो 69.3% है। तो हमें ध्यान रखना है, जनगणना 2011 में देश की साक्षरता दर 73% है और मध्य प्रदेश की कितनी? 69.3% है। SRS 2020 के अनुसार प्रदेश के शिशु मृत्यु दर 46 प्रति हजार जीवित जन्म से घटकर वर्तमान स्थिति में 43 प्रति हजार जीवित जन्म है। तो SRS 2020 के अनुसार प्रदेश के शिशु मृत्यु दर 46 प्रति हजार जीवित जन्म से घटकर वर्तमान स्थिति में 43 प्रति हजार जीवित जन्म है। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 में प्रतिवेदित 70 से घटकर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 में 41.3 प्रति हजार जीवित जन्म क्या हुई है? प्रतिवेदित हुए हैं। तो प्रदेश में, अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 में प्रतिवेदित 70 से घटकर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 में 41.3 प्रति हजार जीवित जन्म क्या हुए हैं? प्रतिवेदित हुए हैं। SRS के विशेष बुलेटिन के अनुसार वर्ष 2018 से 20 के दौरान मध्य प्रदेश की मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितनी है? 173 है। तो ध्यान रखना है कि SRS के विशेष बुलेटिन के अनुसार वर्ष 2018 से 20 के दौरान मध्य प्रदेश की मातृ मृत्यु अनुपात प्रति जो है वो कितनी है? 1 लाख जीवित जन्मों पर 173 है। इसके बाद हम बात करते हैं देश में प्रथम के बारे में। देश में प्रथम, तो मध्य प्रदेश देश में संस्कृत विश्वविद्यालय प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य है। मध्य प्रदेश देश में संस्कृत विश्वविद्यालय प्रारंभ करने वाला देश का क्या है? प्रथम राज्य है। देश में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय प्रारंभ करने में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय प्रारंभ करने में मध्य प्रदेश कहाँ देश में प्रथम स्थान पर है। सांकेतिक भाषा का ITI संस्थान खोलने वाला मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो ध्यान रखना है, सांकेतिक भाषा का ITI संस्थान खोलने वाला मध्य प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है। देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय सांची में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? सांची, रायसेन में स्थापित किया गया है। देश तथा एशिया का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित है। तो ध्यान रखना है कि देश तथा एशिया का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित है। देश में हैप्पीनेस मंत्रालय गठित करने वाला प्रथम राज्य है। तो देश में हैप्पीनेस या खुशहाली मंत्रालय गठित करने वाला मध्य प्रदेश जो है वो क्या है? प्रथम राज्य है। भारत में प्रथम दिव्यांग पुनर्वास केंद्र कहाँ पर है? जबलपुर में। तो भारत में प्रथम दिव्यांग पुनर्वास केंद्र जो है वो कहाँ पर है? जबलपुर में। देश की एकमात्र हाई सेंसिटिव एनिमल डिसीज टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ पर है? भोपाल में। प्रसन्नता के संकेतक तैयार करने वाला देश का पहला राज्य है। किन्नर बोर्ड गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला देश का क्या है? प्रथम राज्य है। इसके बाद जिला स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। वन स्टेट वन हेल्थ पॉलिसी लागू करने वाला मध्य प्रदेश जो है वो देश का पहला राज्य है। वन स्टेट वन हेल्थ पॉलिसी लागू करने वाला मध्य प्रदेश जो है वो देश का पहला राज्य है। महिला नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मानवाधिकार आयोग गठित करने वाला मध्य प्रदेश देश का क्या है? प्रथम राज्य है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश का पहला सिंक्रोट्रॉन विकिरण स्रोत इंडेक्स
एक प्रारंभ किया गया है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश का पहला सिंक्रोट्रॉन विकिरण स्रोत इंडस एक क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। वर्ष 1995 में देश का पहला राष्ट्रीय युवा महोत्सव प्रदेश की राजधानी भोपाल में मनाया जा रहा है। तो वर्ष 1995 में देश का पहला राष्ट्रीय युवा महोत्सव प्रदेश की राजधानी कहाँ मनाया जा रहा है, ये भोपाल में मनाया जा रहा है। पुरुष नसबंदी के मामले में देश में पहले स्थान पर कौन है, मध्य प्रदेश। देश का पहला तो देश की पहली शासकीय होम्योपैथी फार्मेसी का शुभारंभ कहाँ से किया गया है, भोपाल से। देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर भौरी भोपाल में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च से प्रारंभ किया गया है। तो ध्यान रखना है, देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर भौरी भोपाल में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। सिंगरौली से प्रदेश में पहला कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया। तो सिंगरौली से प्रदेश में पहला कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। इसके बाद देश की पहली अंडरग्राउंड लेबोरेटरी भोपाल के भौरी में राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान में स्थापित है। तो देश की पहली अंडरग्राउंड लेबोरेटरी भोपाल के भौरी में राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान में क्या है, स्थापित है। प्लाज्मा डोनेट करने वाले देश के प्रथम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने। भोपाल में इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन में प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब तैयार की गई है। तो भोपाल में इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन में प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब को क्या किया गया है, तैयार किया गया है। नेशनल कैंसर ग्रिड की सदस्यता लेने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। तो नेशनल कैंसर ग्रिड की सदस्यता लेने वाला मध्य प्रदेश क्या बन गया, पहला राज्य। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम इतना कंप्लीट करते हैं। कल के लेक्चर में हम बचा हुआ जो भी टॉपिक है या बचे हुए जितने भी सब टॉपिक्स हैं हम उनको कवर करेंगे और उसके साथ जो भी बुक्स में एमसीक्यूज दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।